नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। यह है यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए हमारा रोज का करंट अफेयर्स विश्लेषण। आज तारीख है 8 सितंबर 2025 और ये इस दिन का पहला भाग है। आज हम कई जरूरी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। पर्यावरण से जुड़ी खबरें हैं, जैसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, कुछ नदियां, साइंस और टेक में ब्लड मून है, एक नई मिसाइल, एक ऐप भी है। अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में एक हाइड्रो प्रोजेक्ट और ताइवान स्ट्रेट की बात करेंगे और सरकारी योजनाओं में अंगीकार अभियान को समझेंगे। हो सकता है कुछ टॉपिक पहले सुने हों, तो एक रिवीजन जैसा भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास है आज। सबसे पहले बात कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की। खबर आई है कि उत्तराखंड वन विभाग का जो सालाना सर्वे होता है, उसमें कॉर्बेट से सटे रामनगर डिवीजन में पिछले 3 साल में बाघों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। ये तो अच्छी खबर है। बिल्कुल। ये बाघ संरक्षण के लिहाज से देखें तो बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ये दिखाता है कि जो कोशिशें हो रही हैं जमीन पर, मतलब बेहतर मॉनिटरिंग है, हैबिटेट मैनेजमेंट है, वो काम कर रही हैं। खासकर प्रोजेक्ट टाइगर के लिहाज से ये एक अहम उपलब्धि मानी जाएगी। हाँ, कॉर्बेट के बारे में कुछ बेसिक बातें याद दिला दें। जैसे ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, 1936 में बना था, हेली नेशनल पार्क नाम से, और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आने वाला भी ये पहला ही पार्क था। उत्तराखंड में है, हिमालय की तलहटी में, और इसकी जो ज्योग्राफी है वो भी बड़ी खास है। कई घाटियां हैं यहाँ, जिनसे रामगंगा, पल्लेन, सोना नदी जैसी नदियां गुजरती हैं। ये भावर और निचले शिवालिक इलाके में पड़ता है। जमीन थोड़ी पथरीली, रेतीली है, पानी का लेवल भी काफी नीचे रहता है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ आपको मिलेंगे उत्तर भारतीय उष्णकटिबंधीय नम और शुष्क पर्णपाती वन। साल के जंगल हैं, मिक्स्ड फॉरेस्ट हैं, नदी किनारे की वनस्पति है, और हाँ, खासतौर पे चौर, जो घास के मैदान होते हैं। अच्छा, चौर। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि ये चौर जो हैं वो असल में या तो पुरानी बस्तियों की जगह हैं, या जहाँ पहले जंगल काटे गए थे वहाँ प्राकृतिक रूप से बन गए। और पेड़ पौधों और जानवरों में मुख्य क्या है वह? पेड़ों में साल तो है ही, शीशम है, कंजू है। जानवर देखें तो बाघ और हाथी तो हैं ही, उनके अलावा तेंदुआ, सांभर, हॉग डियर, चित्तीदार हिरन, मतलब काफी रिच बायोडाइवर्सिटी है। ये यूपीएससी के पर्यावरण सेक्शन के लिए जरूरी है, खासकर जो संरक्षित क्षेत्रों का मैनेजमेंट और मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जैसे मुद्दे हैं। अच्छा, ये जो बाघों की संख्या बढ़ रही है, इससे मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का खतरा नहीं है? बिल्कुल, ये एक चुनौती है। जैसे जैसे बाघों की आबादी बढ़ेगी, वो रिजर्व से बाहर भी निकलेंगे, तो इंसानी बस्तियों से उनका टकराव बढ़ सकता है। इसीलिए इफेक्टिव कॉरिडोर मैनेजमेंट और लोकल कम्युनिटी की भागीदारी और भी जरूरी हो जाती है। सही बात है। चलिए अब एक और नदी से जुड़ी खबर देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी। खबर है कि कैचमेंट एरिया में बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिसके कारण ब्यास में अब तक का सबसे ज्यादा पानी का फ्लो रिकॉर्ड किया गया। हाँ, और इस तरह की जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है, वो हमें हिमालय क्षेत्र की संवेदनशीलता की याद दिलाती है, और क्लाइमेट चेंज का जो असर बढ़ रहा है वो भी दिखता है। ये न सिर्फ नदी के इकोसिस्टम को प्रभावित करती हैं, बल्कि बाढ़ जैसी आपदाओं का खतरा भी बढ़ाती हैं। ये सीधे सीधे डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब GS3 से जुड़ा मुद्दा है। ब्यास नदी के बारे में कुछ खास बातें। इसका पुराना नाम विपाशा था, शायद। जी हाँ, विपाशा। हिमाचल और पंजाब में बहती है, और पंजाब का नाम जिन 5 नदियों पर है उनमें से एक है। निकलती है कुल्लू में रोहतांग पास के पास ब्यासकुंड से, और पंजाब के हरीके में सतलुज में मिल जाती है। बिल्कुल। इसकी कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, पार्वती, सैंज, तीर्थन, ऊहल। ये कुल्लू और कांगड़ा जैसी खूबसूरत घाटियां बनाती है। इसका जो पानी का फ्लो है वो सर्दियों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आने वाली बर्फबारी और गर्मियों में मॉनसून पर डिपेंड करता है। इस पर बना पौंग डैम, जिसे ब्यास डैम भी कहते हैं, वो भी काफी महत्वपूर्ण है सिंचाई और हाइड्रो पावर के लिए। और इस तरह की रिकॉर्ड तोड़ बारिश और फ्लो का मतलब है कि हमें डैम मैनेजमेंट और जो निचले इलाके हैं उनकी सुरक्षा स्ट्रैटेजी पर फिर से सोचने की जरूरत है। चलिए अब जरा आसमान की तरफ देखते हैं। ब्लड मून की खबर है। एशिया और यूरोप में लोग पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने का इंतजार कर रहे हैं। ये नज़ारा हमेशा ही बड़ा दिलचस्प होता है। ये लाल क्यों दिखता है वैसे? हाँ, पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूरज और चांद के ठीक बीच में आ जाती है, और चांद जो है वो पृथ्वी की सबसे गहरी छाया, जिसे अम्बरा कहते हैं, उससे गुजरता है। और इसके लाल दिखने का कारण है रेले स्कैटरिंग। वही
होता क्या है कि जब सूरज की रोशनी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से गुजरती है तो हवा के जो कण हैं वो नीले और बैंगनी जैसे छोटी वेवलेंथ वाले प्रकाश को ज्यादा बिखेर देते हैं, जबकि लाल और नारंगी जैसी लंबी वेवलेंथ वाली लाइट सीधी निकल जाती है। तो चंद्र ग्रहण के टाइम यही लाल रंग की लाइट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से मुड़कर चांद तक पहुंचती है और उसकी सतह पर फैल जाती है, जिससे वो लाल या तांबे जैसा दिखता है। तो मतलब अगर हवा में धूल ज्यादा हो या नमी हो तो रंग पर असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। एटमॉस्फेयर में धूल के कण कितने हैं, बादल हैं या नहीं, नमी कितनी है, इन सब से चांद के रंग की इंटेंसिटी बदल सकती है। कभी वो एकदम गहरा लाल दिखेगा, कभी हल्का नारंगी या कॉपर जैसा। ये दिखाता है कि कैसे पृथ्वी का एटमॉस्फेयर, जो खगोलीय पिंड है, उनके हमारे ऑब्जर्वेशन को अफेक्ट करता है। साइंस का GS3 का एक इंटरेस्टिंग पहलू है ये। सही है। अब आते हैं टेक्नोलॉजी पर और देखते हैं ये किसानों की मदद कैसे कर रही है। हाल में केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने कपास किसान नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसे बनाया है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI ने। क्या मकसद है इसका? इसका मेन मकसद है कि जो किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP पर कपास बेचते हैं, उनके लिए प्रोसेस को आसान और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। अक्सर क्या होता है, किसानों को अपनी फसल MSP पर बेचने के लिए मंडियों में लंबा इंतजार करना पड़ता है, बहुत कागजी कार्रवाई होती है। तो ये ऐप उन्हें सुविधा देता है कि वो घर बैठे खुद को रजिस्टर कर सकें, पास के खरीद केंद्र पर अपनी फसल बेचने के लिए स्लॉट बुक कर सकें और पेमेंट का स्टेटस भी ट्रैक कर सकें। अच्छा, मतलब इससे किसानों का टाइम बचेगा, परेशानी कम होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। ऐप पर सेफ रजिस्ट्रेशन है, डिजिटल शेड्यूलिंग से वेटिंग टाइम कम होगा, क्वालिटी असेसमेंट और पेमेंट की रियल टाइम जानकारी मिलेगी। ये सब प्रोसेस को स्मूथ बनाएंगे और ये कई भारतीय भाषाओं में है, तो इसकी पहुंच भी बढ़ेगी। ये एक तरह से डिजिटल इंडिया और किसान कल्याण, जो GS2 गवर्नेंस और GS3 एग्रीकल्चर में आता है, उस दिशा में एक कदम है। लेकिन एक सवाल है, जो छोटे किसान हैं या जो तकनीक से ज्यादा वाकिफ नहीं हैं, क्या उनके लिए इसे इस्तेमाल करना आसान होगा? डिजिटल डिवाइड की समस्या नहीं आएगी? ये बहुत वाजिब चिंता है। ऐप की सक्सेस इस पर डिपेंड करेगी कि ग्राउंड लेवल पर किसानों को इसे यूज करने के लिए कितना सपोर्ट और ट्रेनिंग मिलती है। हो सकता है खरीद केंद्रों पर हेल्प डेस्क या जो कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स होते हैं, CSCs, उनके जरिए मदद देनी पड़े। टेक्नोलॉजी का फायदा तभी है जब वो सबसे जरूरतमंद तक पहुंच पाए। बिल्कुल सही। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं। अडानी पावर और भूटान की सरकारी कंपनी है ड्रक ग्रीन पावर कॉर्प, DGPC। इनके बीच एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ है भूटान में 570 मेगावाट का वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाने का। हाँ, ये भारत भूटान संबंधों में मतलब GS2 IR में एनर्जी कॉर्पोरेशन का एक और अहम चैप्टर है। ये प्रोजेक्ट भूटान के चुखा जिले में वांगचू नदी पर बनेगा। इसी नदी को भारत में रायडक नदी कहते हैं। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और ये एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट होगा। मतलब इसमें बड़ा डैम बनाने की बजाय नदी के नेचुरल फ्लो का इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाएगी। और इस प्रोजेक्ट की कुछ खास बातें, ये मई 2025 में एक MOU हुआ था, उसके तहत ये पहला प्रोजेक्ट है। टारगेट है भूटान में कुल 5000 मेगावाट हाइड्रो पावर डेवलप करना। ये 2026 में शुरू होकर 5 साल में पूरा होगा और इससे करीब 2500 GWH बिजली हर साल पैदा होने की उम्मीद है। इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है। देखिए, सर्दियों में जब भूटान में बिजली की मांग ज्यादा होती है तो ये प्रोजेक्ट उसे पूरा करने में मदद करेगा, और गर्मियों में जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो जो एक्स्ट्रा बिजली होगी वो भारत को एक्सपोर्ट की जाएगी। तो ये न सिर्फ भूटान की इकोनॉमी के लिए अच्छा है, बल्कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में भी योगदान देगा, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को देखते हुए। हिमालयी क्षेत्रों में ऐसे बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के कुछ पर्यावरणीय चिंताएं भी तो होती होंगी। हाँ, बिल्कुल होती हैं। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स को बड़े बांधों के मुकाबले कम नुकसानदेह माना जाता है, लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्शन के दौरान और बाद में भी लोकल इकोसिस्टम पर, खासकर नदी के एक्वाटिक लाइफ पर असर पड़ सकता है। इसलिए मजबूत एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA और मिटिगेशन मेजर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। ये डेवलपमेंट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस बनाने का एक क्लासिक केस है। चलिए फिर से नदियों पर आते हैं। इस बार गुजरात की विश्वामित्री नदी। वडोदरा से खबर है कि भारी बारिश के बाद वहां अजवा जलाशय के सारे 62 गेट खोलने पड़े। हाँ, विश्वामित्री गुजरात की एक छोटी नॉन पेरेनियल नदी है, मतलब साल भर नहीं बहती।
ये पावागढ़ पहाड़ियों से निकलती है, वडोदरा शहर से गुजरती है और फिर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये नदी अपने घुमावदार रास्ते और जो खड्ड होते हैं रिवाइन्स, उनके लिए जानी जाती है और ये कई जंगली जानवरों का घर भी है। जंगली जानवर वडोदरा जैसे शहर के बीच से बहने वाली नदी में? जी हाँ, बिल्कुल। साही, सिवेट, जंगली बिल्ली, कोबरा, अजगर तो मिलते ही हैं, पर यहाँ की सबसे खास बात है भारतीय मगरमच्छ यानी मगर क्रोकोडाइल की अच्छी खासी आबादी। ये एक प्रोटेक्टेड और IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल यानी संवेदनशील प्रजाति है। 2020 का एक सर्वे था, उसमें पाया गया कि वडोदरा शहर की सीमा के अंदर ही करीब 300 मगरमच्छ थे। 300 मगरमच्छ शहर के बीचों बीच? ये तो काफी अनोखी बात है। हाँ, और ये अर्बन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी शहरी वन्य जीव संरक्षण का एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है। एक तरफ शहर का विकास है, नदी पर दबाव है, दूसरी तरफ मगरमच्छ जैसी सेंसिटिव स्पीशीज का कोएग्जिस्टेंस है। और ये जो हाल की बारिश और जलाशय से पानी छोड़ने की घटना हुई, ये दिखाती है कि कैसे अर्बन प्लानिंग, फ्लड मैनेजमेंट और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, इन सबको एक साथ ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये GS3 एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक अच्छी केस स्टडी बन सकती है। अब डिफेंस सेक्टर की ओर चलते हैं। यूक्रेन ने फ्लेमिंगो नाम की एक नई क्रूज मिसाइल लॉन्च की है। इसे एक यूक्रेनी कंपनी ने ही डेवलप किया है। क्या खासियत है इसकी? किया जा रहा है कि इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है और ये 1150 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है। अगर ये दावे सही हैं, तो ये दुनिया की सबसे लंबी दूरी और सबसे भारी वॉरहेड वाली लैंड लॉन्च्ड क्रूज मिसाइलों में से एक होगी। ये यूक्रेन की अपनी डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, मतलब GS3 सिक्योरिटी और साइंस एंड टेक, उसमें एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट दिखाती है। 3000 किलोमीटर रेंज तो काफी है। इसके टेक्निकल डिटेल्स क्या हैं? बताया गया है कि इसका वजन करीब 6000 किलो है, विंग स्पैन 6 मीटर, स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटा, टर्बोफैन इंजन लगा है इसमें। नेविगेशन के लिए इनर्शियल सिस्टम और GPS का इस्तेमाल करती है। इसकी खासियत ये भी बताई गई है कि भारी वजन और तेज स्पीड के कारण ये टारगेट में गहराई तक घुसकर फटती है, जिससे नुकसान ज्यादा होता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बचाने के लिए भी डिजाइन किया गया है। अच्छा, तो मौजूदा जो संघर्ष चल रहा है उसके लिहाज से इसका क्या स्ट्रेटेजिक महत्व हो सकता है? कैसे देश युद्ध के दौरान भी अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी विकसित कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक सरकारी पहल की, अंगीकार 2025 अभियान। इसे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 PMAYU 2.0 के तहत शुरू किया है। ये क्या है? अंगीकार 2025 बेसिकली PMAYU 2.0 के बारे में जागरूकता फैलाने और योजना को लागू करने में तेजी लाने के लिए एक आउटरीच कैंपेन है। इसका लक्ष्य है लास्ट माइल तक पहुंचकर लोगों को योजना की जानकारी देना, जो एप्लीकेशंस आई हैं उनके वेरिफिकेशन में तेजी लाना और जो घर पहले से सैंक्शन हो चुके हैं उनका कंस्ट्रक्शन तेज करवाना। तो ये किन लोगों पर फोकस्ड है और कैसे काम करेगा? इसका मेन फोकस शहरी इलाकों के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, लोअर इनकम ग्रुप LIG और मिडिल इनकम ग्रुप MIG के उन परिवारों पर है जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है। ये कैंपेन 2 महीने चलेगा, देश के 5000 से ज्यादा अर्बन लोकल बॉडीज ULBs को कवर करेगा। इसमें घर घर जाकर जानकारी देना, दूसरे कम्युनिकेशन चैनल्स का इस्तेमाल करना और कम्युनिटी एंगेजमेंट शामिल है। PMAYU 2.0 के तहत सरकारी मदद कितनी मिलती है? प्रति यूनिट 2.5 लाख रुपए तक की मदद का प्रावधान है। अंगीकार अभियान ये सुनिश्चित करने की कोशिश है कि ये मदद सही लोगों तक इफेक्टिव तरीके से पहुंचे और हाउसिंग फॉर ऑल का लक्ष्य पूरा हो सके। ये सरकारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन यानी GS2 गवर्नेंस से जुड़ा एक अहम पहलू है। ठीक है, अब एक नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र की एक घटना पर, ताइवान स्ट्रेट। चीन की सेना ने वहां से गुजर रहे एक कनेडियन और एक ऑस्ट्रेलियन वॉरशिप का पीछा किया, उन्हें चेतावनी दी। चीन ने इसे उकसावे वाली कार्रवाई बताया है। हम यहाँ सिर्फ घटना की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ताइवान स्ट्रेट ज्योग्राफिकली और स्ट्रेटेजिकली दोनों तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। ये चीन की मेनलैंड और ताइवान आइलैंड को अलग करता है और साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से जोड़ता है। ये दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग लेन्स में से एक है। बहुत सारा ग्लोबल ट्रेड यहीं से गुजरता है। और इसके ज्योग्राफिक फीचर्स? करीब 180 किलोमीटर चौड़ा है यह। सबसे पतली जगह पर 130 किलोमीटर। ज्यादा गहरा नहीं है।
इसमें खामेन, मात्सू, पेंगू जैसे कई आइलैंड्स हैं जिन पर ताइवान का कंट्रोल है, जबकि चीन के तट के पास जियामेन, पिंगटन जैसे द्वीप हैं। चीन की ज्यूलोंग और मिन नदियां इसमें गिरती हैं। और हाँ, ये फिशिंग का भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। तो मतलब इस इलाके में अगर मिलिट्री टेंशन बढ़ती है तो ग्लोबल ट्रेड पर असर पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और यहाँ से गुजरने वाले ट्रेड की मात्रा को देखते हुए इस स्ट्रेट में किसी भी तरह की अस्थिरता या मिलिट्री टेंशन का ग्लोबल सप्लाई चेन्स और इकोनॉमी पर गंभीर असर पड़ सकता है। ये इलाका अक्सर चीन, ताइवान और अमेरिका के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन GS2IR का सेंटर बना रहता है। आखिर में एक ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं जिसने महामारी के दौरान बहुत अहम रोल निभाया था, कोविन पोर्टल। खबर है कि ये पोर्टल अगस्त की शुरुआत से बंद है, जिससे लोगों को अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है। हाँ, कोविन पोर्टल भारत के कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव की बैकबोन था। इसे 16 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया था और इस पर 2 अरब से ज़्यादा डोज का रिकॉर्ड दर्ज है। ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर था और मिटी और NIC ने इसे टेक्निकल सपोर्ट दिया था। ये सिर्फ अपॉइंटमेंट बुकिंग या सर्टिफिकेट डाउनलोड के लिए ही नहीं था, बल्कि वैक्सीन स्टॉक मैनेजमेंट, रियल टाइम डैशबोर्ड, AEFI ट्रैकिंग जैसे कई काम करता था। तो अब इसके बंद होने से क्या दिक्कतें आ रही हैं और ये क्या सवाल खड़ा करता है? मेन प्रॉब्लम तो यही है कि लोग अपने पुराने वैक्सीनेशन रिकॉर्ड या सर्टिफिकेट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी ज़रूरत उन्हें ट्रैवल या दूसरे कामों के लिए पड़ सकती है। लेकिन ये कुछ बड़े सवाल भी खड़े करता है, जैसे इतने बड़े पैमाने पर जो हेल्थ डेटा इकट्ठा हुआ उसका क्या होगा, डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी की क्या इंतजाम है, और भविष्य में ऐसी डिजिटल पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स को सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए। ये डिजिटल गवर्नेंस, डेटा मैनेजमेंट और पब्लिक हेल्थ मतलब GS2, GS3 से जुड़े अहम मुद्दे हैं। बिल्कुल। तो ये थी आज की हमारी चर्चा, जिसमें हमने पर्यावरण, तकनीक, अंतर्राष्ट्रीय मामले और सरकारी योजनाओं से जुड़े कई अहम करंट अफेयर्स पर बात की। ये सभी UPSC की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे अलग-अलग दिखने वाले मुद्दे भी असल में जुड़े होते हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का असर नदियों और एग्रीकल्चर पर हो, या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गवर्नेंस और सिक्योरिटी में, या फिर जियोपॉलिटिक्स का असर ट्रेड रूट्स पर। तो अपडेटेड रहना और इन कनेक्शंस को समझना बहुत जरूरी है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। वडोदरा की विश्वामित्री नदी का उदाहरण हमने देखा। एक तरफ शहर का विकास है, दूसरी तरफ मगरमच्छ जैसी संरक्षित प्रजाति। बढ़ती शहरी आबादी और क्लाइमेट चेंज से बढ़ती बाढ़ जैसी घटनाओं के बीच अर्बन प्लानिंग और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में बैलेंस कैसे साधा जा सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा। याद रखें, ये 8 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स का पहला भाग था। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे अगले भाग के साथ। धन्यवाद।